दास्तान हयात अज़ कलम ज़ोहरा बिनते खालिद। किस्त नंबर 1। जगह कायनड अकेडमी, लाहौर। गोल्डन नशीली आंखों में परेशानी के नुमाया तासुरात लिए वो एक नहायत वसी हॉल में बैठी हुई थी। दिल में अपनी कामयाबी की दुआएं करते हुए उसकी नज़रें सामने 3 फुट 6 इंच ऊंचे स्टेज पर जमी थीं, जहां कुछ देर पहले वो खड़े होकर पूरे जोशो खरोश के साथ तकरीर करके आई थी। इट्स द मोस्ट अवेटिंग मोमेंट ऑफ टुडेज कॉम्पिटिशन, सो लेट्स अनाउंस इट। हॉल में एक रौबदार आवाज़ गूंजी थी और उसने सवास के साथ ही आंखें बंद की थीं। कनेड एकेडमी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन एनुअल उर्दू डिबेट कॉम्पिटिशन। कनेड एकेडमी ने सालाना उर्दू तकारीर के मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की है। पीईबी की एग्जेक्टिव डायरेक्टर के ऐलान पर उसने जोर से आंखें मींचीं और फिर पट से खोल दीं। इन आंखों में खुशी थी, जोश था और एक सहर था। अब हयात शाहिर और लारिब मुजम्मिल का नाम पुकारा जा रहा था और स्टेज पर आने की दावत दी जा रही थी। वो दोनों निहायत सलीके से जगह से उठीं और स्टेज पर जाते हुए अपनी हमजमातों से मुबारकबाद मौसूल करते हुए गुजर गईं। स्टेज पर पहुंचीं जहां कनेड एकेडमी की प्रिंसिपल पहले से मौजूद थीं। गर्म जोशी से हयात और लारेब के कांधों पर थपकी देते हुए उनके दाएं जानिब खड़ी हो गईं। जजेस और एग्जेक्टिव डायरेक्टर बाएं जानिब हाथों में ट्रॉफी थामे उनकी जानिब बढ़े और इस लम्हे को कैमरे में कैद करवाया। जैसे ही हयात और लारेब का हाथ ट्रॉफी पर गया तो हॉल में मौजूद तालिबात का जोश 7वें आसमान को छूने लगा और पूरे हॉल में जोश से भरे नारे लगने लगे। उसने बोलना शुरू किया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट ट्रॉफी लेने वाला ही चैंपियन नहीं होता। यहां स्टेज पर खड़े होकर 500 लोगों के सामने बोलने वाला शख्स चैंपियन होता है। एक्चुअली वहां हॉल के उस कोने में बैठकर यहां खड़े हुए शख्स पर तबसरा करना बहुत आसान बात है। इसलिए मेरे नज़दीक हर वो स्टूडेंट चैंपियन है जो यहां खड़े होने की हिम्मत रखता है, और मैं हयात शाहिर बलोच आपको आपके चैंपियन होने पर मुबारकबाद पेश करती हूं। यस, यू आर द रियल चैंपियंस। हयात ने बात के आखिर में अपने माइक वाले हाथ को हवा में बुलंद किया और माइक को दरमियानी 2 उंगलियों से पकड़ा, ऐसे कि अंगूठा शहादत की उंगली और सबसे छोटी उंगली को बुलंद रखा था। ये उसके मुताबिक चैंपियंस का सिंबल था, शायद। हॉल में तालियों का शोर बरपा हो गया। पीईबी यानी प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन बोर्ड एक तालीमी इंस्टीट्यूट थी। इसके अंडर पूरे पाकिस्तान में 14 स्कूल्स थे जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद थे। इन 14 स्कूल्स के दरमियान मुकाबले मुकर्रर किए जाते थे, जिनमें से एक तकारीर का मुकाबला था। इस मुकाबले में हर साल एक मौजू मुंतखब किया जाता था और इस बारे में पहले से बाखबर कर दिया जाता था। हर स्कूल के 2 तलबा में से एक मौजू के खिलाफ दलाइल पेश करता था और दूसरा अपने दलाइल मौजू की हिमायत में पेश करेगा। आज इसी सालाना मुकाबले का दिन था और हयात शाहिर बलोच जैसी काबिल डिबेटर के लिए ये आम बात थी। हर साल की तरह उसने इस बार भी जजिस को अपने दलाइल से मुतासर करके ट्रॉफी पर अपना हक जमा लिया था। सांगला हिल के स्टूडेंट्स की स्पीच भी अच्छी थी। मुकाबला खत्म होने के बाद वो बैक बेंचेस का टूला ग्राउंड में बैठे बिरयानी से इंसाफ कर रहे थे जब हयात ने तबसरा किया, हाँ, मुझे वो हर मर्तबा खासा इंप्रेस करते हैं। लारेब ने कोल्ड ड्रिंक के घूंट अंदर उतारते हुए कहा, हयात यकीन जानो इस बार भी तुमने कमाल कर दिया है। मैं तो तुम्हारी मुरीद हो गई हूं। माह ने हयात की तारीफ करते हुए कहा, जो वो तकरीबन हर 2 मिनट बात कर रही थी। मगर मैं ऐसे वैसे लोगों को शागिर्दी में नहीं लेती। हयात ने भरपूर संजीदगी का मुजाहरा किया और फिर हयात, लारेब और अलीजे के कहकहे हवा में बुलंद हुए। माह तू तारीफ करके पछताई। ये सब छोड़ो, ट्रीट हमारी। अलीजे ने हयात और लारेब को देखा जो सुकून से बिरयानी खत्म करके कोल्ड ड्रिंक पीने में मसरूफ थी। लंगर खुला नहीं, मंगते पहले आ गए। हयात ऊंची आवाज में बड़बड़ाई, तुम दोनों हुक्म करो, क्या ट्रीट लोगे? लारेब सर झुकाकर ताबेदारी से बोली, हाँ, मेरे हिस्से की ट्रीट भी लारेब के खाते में। आफ्टर ऑल मैंने दी, लारेब ने दी, एक ही बात है। हयात ने शरारत से कहा, ना ना ना, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा। इस मामले में कोई भाईचारा या बहनचारा नहीं। अलीजे ने ट्रीट डूबती हुई देखी तो एहतजाज किया, अच्छा तुम लोग बताओ क्या खाओगे? इस बार हयात मजाक को साइज पर रख के बोली, यार आज तो नहीं, कल कुछ डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि अब घर जाएंगे, पहले ही लेट हो गए हैं। माह ने संजीदगी से कहा, एज यू विश, अब तो मंडे को ही मिलेंगे तो तब डिसाइड कर लेना। लारेब ने नतीजा अखज़ करते हुए बात खत्म की और तभी स्कूल का गार्ड हयात को उमैर शाहिर के आने का पैगाम देकर चला गया। हयात सबको खुदा हाफिज कहकर उठने लगी तो लारेब से पूछा, तुमने कब जाना है? यारा, पता नहीं, ड्राइवर आया था मगर हम हॉल ही में लेट हो गए हुए थे तो इंतजार करके चला गया। चलो मैं उमैर भाई से कहकर छोड़ दूंगी।
हयात के कहने पर लारेब भी बैग कांधे पर डालकर उठ गई। दोनों के हाथ में अपनी अपनी बेस्ट स्पीकर की ट्रॉफियां थी जो बड़ी ट्रॉफी के बाद इनको थमाई गई थी। बड़ी ट्रॉफी तो स्कूल के ऑफिस में ही रखी जाती थी, जिसे लाने की इजाजत नहीं थी। वो चलते हुए गेट के पास जा रहे थे कि हयात को शरारत सूझी। हम उमैर भाई पर प्रैंक करें? उसने रुककर आंखों में चमक लिए लारेब को देखा, जो हमेशा ऐसे कामों में उसकी साथी रही थी। क्या प्रैंक? हम अफसुर्दा चेहरे के साथ गाड़ी में बैठेंगे। उमैर भाई के पूछने पर कहेंगे कि हम इस मर्तबा कंपटीशन हार गए हैं। हयात ने पुरजोश अंदाज में सारा मंसूबा पेश किया। ठीक है, मगर ट्रॉफीज का क्या? बैग किस दिन काम आएंगे? उसने जवाब देते हुए अपना बैग कांधे से उतारा, अपनी और लारेब की ट्रॉफीज बैग में डालीं और लारेब के दाएं जानिब चलने लगी। वैसे क्या उमैर भाई यकीन कर लेंगे हमारी बात पर? करना ही पड़ेगा। वो मुकम्मल एतमाद के साथ कदम उठाती हुई गेट की तरफ चल रही थी कि आदतन उसने अपनी हाई टेल को हाथों से कसा। कैमरा रोल एक्शन। जैसे ही गेट से बाहर कदम रखा, हयात ने पुरजोश अंदाज में कहा। ऐसे कामों में हयात शाहीर बहुत टैलेंटेड मानी जाती थी। अफसुर्दगी उनके चेहरे पर ऐसे फैली जैसे वो सच में हार गई हों। वो दोनों एक साथ गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठीं। अस्सलाम वालेकुम छोटियो, क्या बना? उमैर की तजस्सुस से भरपूर आवाज गाड़ी में गूंजी। उसने ब्लू जीन्स के साथ ग्रे टी शर्ट पहन रखी थी, आंखें काली थीं और कहीं से भी नकूश हयात के साथ ना मिलते थे। उमैर भाई, हर बार किस्मत साथ नहीं देती। खैर, जाने दें। जवाब देने वाली लारेब थी। क्या मतलब भाई? मैं मान ही नहीं सकता तुम लोग नहीं जीती। उमैर पूरी तरह पीछे घूमकर उनसे मुखातिब हुआ और हयात को देखा, जो गाड़ी के शीशे से बाहर की दुनिया को देखने में मगन थी। बस भाई, किस्मत मेहरबान नहीं थी इस बार। अब भी जवाब लारेब की तरफ से आया था। हयात, लारेब, आप दोनों मुझे सीधे से बताओ कि हुआ क्या है। उमैर संजीदगी से बोला। उमैर भाई, होना क्या है? लारेब की बिरयानी में से बस एक बोटी निकली है। बस इसी का दुख लड़की को खाए जा रहा है। हयात आंखों में मासूमियत सजाए बोली। व्हाट? सारा माजरा तो तब समझ आया जब यकदम से गाड़ी में दोनों के कहकहे गूंजे। उफ उफ, ड्रामेबाज, तौबा है। उमैर ने ठंडी आह भरते हुए कहा। आपको क्या लगा हम दोनों हारने वालों में से हैं? हयात ने फखरिया अंदाज अपनाया। नहीं, मगर तुम लोगों की एक्टिंग स्किल्स तौबा हैं। उमैर ने कानों को हाथ लगाए और हंसते हुए गाड़ी चला दी। माशाल्लाह बोल दिया करें, क्यों नजर लगानी है? लारेब शोखी से उमैर को देखते हुए बोली और वो मुस्कुरा दिया। फिर हयात और लारेब की मुसलसल चलकी जबान थी और उमैर के मासूम कान पूरे फंक्शन के किस्से गोश गुजार कर दिए। लारेब मुजम्मल और हयात शाहीर की दोस्ती 9 साल पुरानी थी। मम्मा से मिल लो। लारेब ने गाड़ी से उतरकर शीशे पर झुककर हयात को ऑफर की। नहीं यार, फिर किसी दिन आऊंगी, अभी टाइम लग जाना और पहले ही लेट हो गए हुए हैं। लारेब ठीक है कहकर अपनी ट्रॉफी उससे लेकर उमैर का शुक्रिया अदा करती चली गई। अस्सलाम अलैकुम शाहिर विला वालो। वो चीखती हुई लॉन से गुजर के घर दाखिल हुई। हयात सीधा किचन में लपकी, जानती थी सादिया बेगम वहीं मौजूद होंगी। हर माँ की सबसे बड़ा स्टे करने वाली जगह किचन। सादिया बेगम, सादिया बेगम। हयात खुशी से उनके गले लगी। इससे पहले कि हयात कुछ कहती, सादिया बेगम ने लाड से कहा, मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही कामयाबियां अता फरमाएं। इन्होंने अपनी बेटी का मोहब्बत से माथा चूमा। क्या मामा, आपको कैसे पता? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है आपको गैब का इल्म है। वो नरूठेपन से बोली। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमने तुम्हारी खाला की तरफ जाना है। हयात जो फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पीने लगी थी, मां के कहने पर फ्रिज बंद कर बोतल हाथ में लिए उन तक पहुंची, जो सब्जी काटने में मसरूफ थीं। किधर जाना है? हयात ने भवें सुकेड़ी। बताया तो है, तुम्हारी खाला की तरफ। क्यों, आज कुछ खास है क्या? इन्होंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। सादिया शाहीर किचन समेटकर हयात को लिए साथ चल रही थीं। हयात और बेनिश के मुश्तरिका कमरे के बाहर खड़े होकर रुकीं और हिदायत दी। हयात, इस मर्तबा बिला वजह नहीं लड़ना तुमने अयान से। हयात ने उसका नाम सुनकर नाक सुकेड़ा। वैसे मामा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है।
اس نے قدرے جاسوسی لہجے میں کہا، یہ دماغ لڑانے اور جاسوسی کرنے والا کام تم ISI پر چھوڑ دو اور جاؤ، اب فریش ہو جاؤ، میں زرینہ کو کہہ کر کپڑے نکلوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور حیات کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ بینش کو چھٹی تھی تو اسے لگا وہ سوئی ہوئی ہے، مگر جیسے ہی وہ دروازہ بند کر کے مڑی، زوردار آواز، ٹھاں! واہ بھائی، اتنی تیاریاں کس چیز کی ہیں؟ کیا میری سرپرائز منگنی کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ وہ شوخی سے کہتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے منگنی کی؟ لڑکی تو منا لو۔ آیت نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ منا لو نہیں، پٹا لو۔ یہاں ہوئی جناب حاذق کی انٹری۔ یار تو منہ بند رکھنے کا کتنا لے گا؟ وہ زچ ہوا، ہر بار غلط ٹائم پر آتا تھا۔ اوئے، یہ منہ بند رکھنے والا مذاق نہیں۔ حاذق نے اسے گھورا۔ تم دونوں باہر جا کر بحث کر لو، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ آیت نے تنگ آ کر کہا۔ اچھا بتاؤ تو کون آ رہا ہے جس کے لیے آیت میڈم خود کچن میں گھسی ہیں؟ وہ بھائی ہی کیا جو بہن کو 24 گھنٹے بہن کام کرتے دیکھ بھی لے، پھر بھی ہڑ حرام ہونے کا تانا نہ دے۔ خالہ آ رہی ہیں، آیت نے چہک کر بتایا۔ یہ عنایت خالہ جان کے لیے نہیں ہو سکتی، ضرور وہ چھپ کے لیے آ رہی ہے، اس نے اندازہ لگایا۔ خبردار ایان، جو اس بار تم نے حیات کو کچھ بھی کہا تو۔ آیت نے دھمکی دیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا چمچ جس سے وہ پاستا کے انگریڈینٹس مکس کر رہی تھی، ایان کو دکھایا۔ اوہو، چھپکلی کی چمچی، بھاگ حاذق! ایان کہتے ساتھ ہی بھاگ گیا اور آیت پاؤں پٹکتے پاستے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آیت افتخار اور حیات شاہیر ہم عمر اور خالہ تھیں، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں بہنوں سے زیادہ پیار تھا۔ یار آج تو چھپکلی آ رہی ہے، خوب مزہ آئے گا، ایان نے بیڈ پر چھلانگ لگا کر لیٹتے ہوئے کہا۔ کاہے کا مزہ؟ شعیب نے شکی انداز سے دریافت کیا۔ کیا مطلب؟ اسے تنگ کرنے کے بعد ملنے والا سکون؟ دنیا میں اس سکون کا مقابلہ نہیں۔ کون کہتا ہے کہ دنیا میں سکون نہیں ملتا؟ مجھ سے پوچھو۔ ایک چھپکلی جیسی کزن رکھ لو، اسے تنگ کرتے رہو، اس کا سکون برباد کرتے رہو اور خود سکون کماتے رہو۔ وہ کہنے کے بل بیڈ پر بیٹھا فلسفے جھاڑ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر، تم تنگ کرتے ہو تو وہ تم سے 4 ہاتھ آگے ہے، تم شیطان ہو تو وہ تمہاری اماں ہے اس معاملے میں۔ مت بھولو آخری بار کیا کیا تھا اس نے تمہارے ساتھ۔ حاذق کو کہاں ہضم ہو رہی تھی اپنے جگری یار کی تعریف، وہ بھی اسی کے منہ سے۔ اور ہاں یار حاذق، مجھے یاد آیا پچھلی بار کا بدلہ پینڈنگ پر ہے، ایسا کرتے ہیں؟ اور پھر حاذق نواز اور ایان افتخار کے پلانز، ظاہر سی بات ہے، حیات کے خلاف جنگ کی تیاری کے برابر ہوتے ہیں۔ ایان افتخار، دبلا پتلا مگر فٹ، 12ویں کلاس کا طالب علم، حیات سے 3 سال بڑا تھا، مگر آپس میں بھائی چارہ ہونے کے بجائے تیسری جنگ عظیم کی تیاریاں ہیں، بلکہ ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی وجہ بھی یہ 2 نفوسی ہوں گے۔ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، پرینکس کرنا اور سکون سے نہ بیٹھنے دینا ان دونوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اکٹھا ان کو بیٹھا دیکھ لے تو سمجھ جائے گا کہ اگلے ہی منٹ یہاں جنگ کے میدان والا حشر برپا ہوگا۔ آج بھی شاید کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا، شاید۔ جیسے ہی اس نے رخ موڑا، زوردار آواز آئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس پر حملہ ہو گیا ہو، اور حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاہیر ولا کی دوسری لاڈلی بہن بینش شاہیر تھی، اور اس کا ہر پنگے میں ساتھ دینے والا عبداللہ شاہیر۔ سرپرائز! دونوں مل کر چیخے تھے اور پارٹی پاپ اس کے سر پر پھوٹا تھا۔ کانگریچولیشنز چیمپ! بینش اور عبداللہ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو، اس نے دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہمیں پتا تھا ہماری چیمپ ضرور جیتے گی، بینش نے بچوں کے سے انداز سے کہا۔ الحمدللہ، حیات مسکرا دی۔ آ جائیں اب عمیر بھائی اور ماما جان، عبداللہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اوہو، تو یہ سب ملی بھگت تھی، حیات نے مسکرا کر کمر پہ ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ خوش رہو، سعدیہ بیگم نے پیار دیا۔ چلیں اب آ بھی جائیں، بینش چلائی۔ رکو، بابا کو کال کر لوں، عمیر نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا، کانگریچولیشنز۔ کال لگتے ہی شاہر بلوچ کی آواز اگری، جو کہ اس وقت بحرین میں اپنے آفس کیبن میں بیٹھے تھے۔ تھینک یو شاہر صاحب، حیات نے خوشی سے جواب دیا۔ حیات جیسے ماں کو ان کے نام سے بلاتی تھی، ویسے ہی باپ کو بھی ان کے نام سے ہی پکارتی تھی۔ پراؤڈ آف یو مائی سن، شاہر صاحب نے جواباً کہا، پر وہ مسکرا دی۔
बस एक यही जुमला सुनने के लिए तो वो ऐसे कामों में आगे आगे रहती थी। आ भी जाएं। बिनिश केक काटने के लिए सबसे ज्यादा बेताब थी। वो हयात को खींचकर सोफे पर ले गई। सामने टेबल पर फूल बिखरे पड़े थे और वो सब गुलाबी थे। कोई एक भी सुर्ख नहीं था, क्योंकि हयात सिर्फ गुलाबी फूलों की दीवानी थी। फूलों के दरमियान एक खूबसूरत चॉकलेट केक सजा था, जिस पर अंग्रेजी में चैंप लिखा था। हयात ने खुशी से केक काटा और सबको खिलाया था। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। देखते हैं ये कितने अरसे के लिए थी। ये था शाहिर विला और उसके अफराद की छोटी छोटी खुशियां, जिन्हें वो बढ़ा चढ़ाकर मनाते थे। शाहिर बलोच जो घर के सरबरा थे, फिर थी सादिया बेगम, शाहिर बलोच की ज़ौजा मोहतरमा, और उन दोनों की सारी जिंदगी की कमाई। उमैर शाहिर, हयात शाहिर, अब्दुल्ला शाहिर और बीनिश शाहिर। उमैर शाहिर बलोच 21 साला नौजवान जो कि अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के दौर में था और बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा था। फिर थी 5 साल छोटी शाहिर विला की लाडली हयात शाहिर बलोच, फिर उससे 2 साल छोटा अब्दुल्ला शाहिर बलोच, और सबसे छोटी शाहिर विला की दूसरी लाडली बीनिश शाहिर बलोच। और यही 4 सादिया बेगम और शाहिर बलोच की कुल कायनात थे। औलाद माँ बाप की पूरी जिंदगी की कमाई होती है। सारी इंजॉयमेंट अपनी जगह बीनिश मैडम। मैं नहाने जा रही हूं और जब मैं कमरे में वापस आऊं तो यह पहली वाली हालत में हो। हयात हुक्म सुना चुकी थी। मम्मा जरीना भी कहाँ है और कपड़े निकालने प्लीज। हयात माँ से मुखातिब हुई और उनको भी कहकर बाथरूम में घुस गई। वो अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म में ही मलबूस थी। बिनिश का मुंह लटक गया। हाउ रूड! आपी थैंक्स बोलने की बजाय हुक्म चलाकर चली गई। बिनिश सदमे से बोली और इस बात पर सब हंस दिए। तुम जाओ, मैं जरीना को कहती हूं, और जाते हुए जरीना को मेरे पास भेज दो, पता नहीं किधर रह गई। वो मुलाजिमा को बुलाने का कहकर हयात के कपड़े निकालने वार्डरोब की तरफ आ गईं। वो मुलाजिमा थी ही कब, घर के सब बच्चे उनकी इज्जत करते थे। वजह जरीना का कई साल से शाहिर वेला वालों के साथ होना था। सब जल्दी से तैयार हो जाओ, 6 बजे हम जा रहे हैं तुम्हारी खाला की तरफ। सादिया बेगम ने सबको बताया और जरीना के साथ काम में मसरूफ हो गईं। वो सब तैयार होने के लिए निकल गए। सब रेडी हैं? आयान ने हाजिक से पूछा। ऑल सेट बॉस, हाजिक ने किसी असिस्टेंट की तरह जवाब दिया। बॉस के बच्चे माचिस कहाँ हैं? उसने माचिस ना पाकर हाजिक को घूरा, जो मुतमईन खड़ा था, और आयान के कहने पर झट नीचे भागा। तुम्हें तो मैं कभी सकून से बैठने नहीं दूंगा चिपकली। या आयान इफ्तिखार का खुद से वादा है। आयान ने एक अज़्म से खुद से कलाम किया। हाजिक, इस बार मजा आएगा। कसमें पिछली मर्तबा कैसे जलील किया था इस चिपकली ने। आयान ने हाजिक के कंधे पर बाजू रखते हुए कहा, जो अभी अभी माचिस लाया था। यार वैसे बहन है हमारी, ऐसे नहीं करना चाहिए। तुझे पता है वो इस चीज से डरती है। ओ हेलो, बहन होगी तेरी, मैं कभी इस चिपकली को अपनी बहन ना बनाऊं। आयान ने दांत पीसते हुए कहा। बहन नहीं तो क्या बनाओगे? हाजिक ने दांतों की नुमाइश की। दुश्मन। मैं कैसे मानूं? शक्ल कम करो अपनी। आयान ये कहकर खुद ही वहां से चला गया। पीछे हाजिक का कहकहा वो बखूबी सुन सकता था। मीर हाउस में इफ्तिखार मीर और उनका छोटा भाई नवाज मीर रिहाइश पजीर थे। इफ्तिखार मीर के 3 बच्चे थे। बीवी नफीसा इफ्तिखार नरम मिजाज खातून थीं। बड़ा बेटा वासिफ इफ्तिखार था, जिसने इफ्तिखार मीर के साथ उनका बिजनेस संभाल रखा था। वासिफ से छोटा आयान इफ्तिखार मीर था, जो कुछ कर गुजरने की चार में बाप के बिजनेस में आने से पहले दिन ही इनकार कर चुका था। घर की सबसे छोटी और इकलौती बेटी आयत इफ्तिखार थी, जो हयात की हम उम्र थी। दूसरी तरफ नवाज मीर की फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल थी। उनकी ज़ौजा सामिया नवाज थीं और बड़ा बेटा हाजिक नवाज मीर था, जो कि आयान का हम उम्र था, और उससे छोटी बेटी थी हानिया नवाज, जो कि आयत और हयात से 1 साल बड़ी थी। और ये थे मीर हाउस की रौनक का सबब। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही मजीद कामयाबियां अता फरमाए। आयत चहक कर उसके गले लगी थी। थैंक यू जानी, वो उससे अलग होते हुए बोली। शाहिर विल्ला वाले इफ्तिखार हाउस पहुंच गए थे। हयात सबसे बारी बारी मिली और फिर आयान की नज़रें खुद पर महसूस हुईं, जो मासूमियत से आंखें पटपटा गया। वो उसकी जानिब बढ़ी और उसे मुखातिब करने के बजाय साथ खड़े हाजिक का हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगी। आयान ने उसे देखा, जो नीली जीन्स पर लेमन रंग का टॉप पहने स्टॉलर बेपरवाही से गले में डाले सबसे मिल रही थी। आयान ने भी उसे इग्नोर करके सादिया बेगम के गले में लाड से बाहें डालनी।
ان کے اس طرح ایک دوسرے کو اگنور کرنے پر واصف اور عمیر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ زمین و آسمان ایک ہو سکتے تھے، مگر آیان اور حیات کی صلح نہیں ہو سکتی تھی۔ نفیسہ کے گھورنے پر وہ مجبوراً اس کے پاس گیا۔ کانگریچولیشن شپکلی۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولا، شکریہ بندر۔ حیات نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں نے ایک دوسرے کو گھورنا اپنا فرض سمجھا۔ سب لاؤنج میں بیٹھ کر باتوں میں مصروف تھے۔ اس سے زیادہ دیر مہذب نہ بنا گیا تو آیت کو اٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی اٹھ گئی۔ افتخار میر، واصف، عمیر اور حاذق نواز میر بیٹھے سیاست اور بزنس کو کھول چکے تھے۔ پتہ نہیں یہ آدمی کیسے سیاست پر لمبی بحث کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سعدیہ، نفیسہ اور سامیہ بھی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ بچہ پارٹی ساری وہاں سے ہولے ہولے کھسک گئی۔ وہ آیت کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو آیان، حاذق، ہانیہ، عبداللہ اور بینش پہلے ہی ڈیرہ جمائے بیٹھے تھے۔ اس کے آتے ہی حاذق ڈرامائی انداز میں بولا، اوہو، ذہن نصیب، ہمارے غریب خانے پر تشریف لانے کا شکریہ۔ ڈرامے نہ کرو، یہ میرا کمرہ ہے۔ آیت نے کمر پر ہاتھ جمائے۔ ڈیئر کزن، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسی ٹیلنٹڈ کزن ہمارے نالائکوں کے ٹولے میں ہیں۔ حاذق نے معصومیت کا ہر ریکارڈ توڑا۔ وہ جو آیان کو اٹھا کر خود بستر پر جگہ بنا کر بیٹھی تھی، اس کے ڈرامے پر بالکل کان نہیں دھرے۔ کام بولو، مکھن پہلے ہی کافی مہنگا ہے، یوں ضائع مت کرو۔ وہ جانتی تھی بلا وجہ تو تعریف ہونے سے رہی۔ ٹریٹ؟ پتا تھا میں کون سا ورلڈ کپ جیت کر آئی ہوں، حیات نے لاپرواہی سے چوئنگم چباتے ہوئے کہا۔ چل حاضی، چھت پر چلیں۔ تو بھی کس کے منہ لگ رہا؟ آیان کب سے اسے گھور رہا تھا کہ پوائنٹ پر آ۔ وہ کسی طرح حیات کو چھت پر لے جانا چاہتے تھے۔ فار ریونج؟ یا کچھ اور؟ ہاں چل، صحیح کہہ رہے، موسم اچھا ہے، انجوائے کرتے ہیں۔ حاذق نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ بینش اور عبداللہ نیچے چلے گئے کیونکہ ان کو لفٹ کروا ہی نہیں رہا تھا کوئی۔ چلو حیات، ہم بھی چلتے ہیں۔ ہانیہ بھی ان کے ساتھ پلان میں شامل تھی۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ اس کی ہاں سن کر مطمئن ہو گیا اور چل دیا۔ حاذق اور آیان نے ایک دوسرے کو شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ چھت پر جب وہ پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیات کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آیت کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ سامنے ایک کونے میں ٹیبل پڑا تھا جس پر کیک سجا تھا، چاکلیٹ کیک، اور ارد گرد فیری لائٹس تھیں۔ اس نے مڑ کے آیت کو دیکھا۔ اس نے شانے اچکا دیے کہ ناٹ فرام مائی سائڈ۔ اسے کسی قسم کی ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ حیرانی سے مڑی اور آیان کو دیکھا کیونکہ یہ آیان کا ہی پلان تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی اس کے فتح کن تاثرات سے۔ چلو، آیان نے کہا اور خود بھی چلنے لگا۔ کیک پر لگی موم بتی جلانے تک وہ ٹیبل کے دوسری جانب آ چکی تھی۔ حیات نے کیک کاٹا، مگر بس کیک ہی کاٹا تھا کہ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ آوازیں ہی ایسی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کیک کا ٹکڑا فوراً واپس رکھا اور قدموں کی طرف دیکھا۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی وہاں فیری لائٹس کے ساتھ پٹاخوں کو اس نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا کہ کسی پروفیشنل کا کام لگتا تھا۔ وہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں اس چیز پر دھیان ہی نہیں دے پائی۔ حیات نے التجائی نظروں سے اسے دیکھا جو مسکراتی آنکھوں سے پٹاخوں کی لڑی کو آگ لگانے لگا تھا۔ آیان، نو! اس نے کہہ کر وہاں سے فوراً ہٹنا چاہا، مگر آیان نے پھرتی سے ماچس لگا دی۔ آگ ملنے کی دیر تھی، پٹاخوں کی آواز میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونے لگا۔ آیت مسلسل آیان اور حاذق لوگوں کو یہ روکنے کے لیے کہہ رہی تھی جسے وہ سرے سے سن ہی نہیں رہے تھے۔ ہانیہ کھڑی حاذق لوگوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ آیان کے بچے، اسے روک لو ورنہ تم نے آج میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جانا ہے۔ حیات نے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ پٹاخوں کے شور کی وجہ سے اسے قدرے اونچا بولنا پڑا تھا۔ اوہو حاذق، دیکھ ذرا اس چھپکلی کی اکڑ ابھی تک نہیں گئی۔ اس نے حاذق کے کندھے پر بازو ٹکاتے ہوئے کہا۔ آیان، میرے پیارے بھائی، پلیز، اسے ڈر لگتا ہے، یہ سب بند کرو پلیز، آیت نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ جب انہوں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے تو وہ کچھ سوچ کر نیچی بھاگی۔ واصف بھائی، بند کریں اسے پلیز، وہ پیچھے سے آتے واصف کو دیکھ کر بولی جسے آیت نے بلا کر لائی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاگل ہو تم لوگ؟ واصف نے غصے سے کہا اور حیات کی طرف قدم بڑھائے۔ ناٹ اگین برا، حاذق اور آیان نے یک زبان کہا تھا۔
वासिफ पटाखों की लड़ी को दूर फेंकते हुए हयात को साइड पर ले आया और आयत भागकर पानी का गिलास ले आई। आयान, हाजिक, तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हयात शाहिर इस बात का बदला अब अपने तरीके से लेगी। आहा, मैं तो डर गया। आयान ने मसनूई डरने की एक्टिंग की। हाजिक, आयान, ये क्या तरीका है? वासिफ ने घूरा। ये अपना स्टाइल है ना यूनिक, बिल्कुल मेरी तरह, आयान ने चहकते हुए कहा। डफर। हयात बस सोच ही सकी, बोली कुछ नहीं, क्योंकि अब वासिफ ही उन्हें देखता। तुम दोनों बाज नहीं आओगे तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। और हानिया, तुम भी इनके साथ मिल गईं। सो बैड। दैट्स नॉट फेयर ब्रो। आप हमेशा इस छिपकली को डिफेंड करते हैं। आयान ने मासूमियत का हर रिकॉर्ड तोड़ा था। तुम्हारी शक्ल है कि तुम्हें डिफेंड किया जाए। वो भी अपने नाम की एक थीं, हयात मैडम। उससे पहले कि आयान कुछ कहता और लड़ाई फिर शुरू होती, वासिफ ने तीनों को डपटा और सबको नीचे आकर खाना खाने का कहकर चले गया। आई बड़ी वासी भाई की चमची। आयान बड़बड़ाता हुआ हाजिक को साथ लेकर नीचे चल दिया। बहुत अफसोस हुआ हानिया कि तुमने भी पार्टी बदल ली। आयत ने अफसोस भरी नजरों से हानिया को देखा। जवाबन वो फौरन शहरक पर हाथ रखते हुए बोली, हयात, आयत, अल्लाह का पक्का वादा, मुझे बस इन दोनों ने कहा था कि हयात को सरप्राइज देना है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इनका ऐसा कोई प्लान है। हयात ने उसे घूरा और फिर वो तीनों नफीसा इफ्तिखार के बुलावे पर नीचे चली आईं। सब खुशगवार माहौल में बैठे खाना खा रहे थे। हयात की एक तरफ आयत थी तो दूसरी जानिब वासिफ बैठा था। आयान और हयात की आंखों ही आंखों में जंग छिड़ी हुई थी। वो खाना कम खा रहे थे, मगर एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से ज्यादा देख रहे थे। हयात, जरा वो सलाद पकड़ाना, आयान ने एहतराम का मुजाहरा करते हुए कहा तो मुरव्वतन उसे भी सलाद की प्लेट उठाकर देनी पड़ी। हयात, पानी पकड़ाना, आयान ने निवाला मुंह में डालते हुए फिर से कहा और उसका पारा हाई हुआ। बर्दाश्त का मादा तो था ही कहाँ। नौकर नहीं हूं तुम्हारी, उठकर पकड़ लो, सादिया बेगम ने फौरन हयात को उसके सख्त लहजे पर टोका। हयात, ऐसे नहीं कहते, बड़ा है वो आपसे। बड़ों वाली हरकतें हैं इसकी। वो इतनी आहिस्ता बड़बड़ाई कि पास बैठे वासिफ को भी न सुनाई दिया। हयात ने उसे ग्लास में पानी देने की बजाय उठकर पूरा जग उसके सामने पटक दिया। हयात, डियर कजिन, वो कोफ्ते पकड़ाना, आयान ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा। उसने खाने से हाथ रोककर कुर्सी से टेक लगाई और फुर्सत से उसे घूरा जो सामने बैठा उसे जच कर रहा था। वहां बैठा हर नफूस इस जंग को यकसर इग्नोर किए हुए था, क्योंकि सबको मालूम था कि लड़ाई के बगैर खाना हजम कहाँ होना था इनको। वो कोफ्ते पकड़ाने के लिए उठी और लवाजमात से भरपूर टेबल पर निगाह दौड़ाई तो कोफ्तों वाला बाउल खाली नजर आया। वो फिर से उसे घूरने लगीं। लाओ हयात, मैं ले आऊं, नफीसा बोलीं। इससे पहले कि वो उठती, हयात ने उन्हें मना कर दिया। खाला, आप बैठे, मैं ले आती हूं, वो मुस्कुराकर बोलती हुई उठ गईं। आयत भी साथ ही उठी थी। यार आयत, तुम्हारा वो बंदर भाई ज्यादा शोखा हो रहा है, वो गुस्से से फट पड़ी थी। कब से सब्र कर रही थी। सब बैठे न होते तो वो भी जवाबी कार्रवाई कर सकती थी। आयत कोफ्तों का बाउल भरती मुस्कुरा दी। रुक आयत, अभी बताती हूं मैं इसे, डियर कजन का बच्चा। उसने कोफ्तों का बाउल आयत के हाथ से लेते हुए टेबल पर रखा और मिर्चों का डब्बा ढूंढकर अच्छे से मिक्स कर दी। हयात, पागल लड़की, इतनी ज्यादा मत डालो, किसी बड़े ने खा लिया तो छित्रोल हो जानी है। आयत ने उसे चम्मच भर भर के डालते हुए देखा तो रोकना चाहा। तुम अपने बंदर भाई की साइड मत लो, वरना मैं तुम्हें भी यही खिला दूंगी। हयात में खफगी से उसे घूरा और बाउल उठाकर डाइंग एरिया में चल दी। अब ले आई हो प्यारी कजन, तो डाल भी दो। उसके जगह पर बैठने से पहले ही वो बोला, श्योर प्यारे कजन। हयात दिलोजान से मुस्कुराई और चम्मच भरकर उसकी प्लेट में डाल दिया। हयात, नवाला मुंह में गया था और चीख बरामद हुई थी। आह स्वीट कजन, क्या हुआ? वो उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर मासूमियत से बोली। वो अब क्या कहता, सब्र करने की बारी अब उसकी थी। भर भर के पानी के गिलास पीने लगा। क्या हुआ आयान बेटा? सदिया बेगम ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं खाला, शायद मिर्च खाली थी, उसने हयात को नजरों में रखते हुए जवाब दिया, जो फातेह कुन मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रही थी। वासिफ पास बैठा था, इसलिए सारा माजरा समझ गया था। आयान को देखा और नजरों में कोई इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि उसने अपना बदला ले लिया। आयान दांत कचकचाकर रह गया।
पता नहीं क्या था उस जादूगरनी में जो हर एक को अपने साथ मिला लेती थी। वासिफ जो अयान पर जान छिड़कता था, हर मर्तबा हयात के आने से वो पार्टी बदल लेते थे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? जादूगरनी कहीं की। वो बस सोच ही सका।